आज हमारे साथ कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, शायद हमने भी नहीं सोचा था और आपने भी नहीं सोचा होगा कि देवकरण जी से देव मनमोजी कब बन गए, ये कुछ पता नहीं लगा। लेकिन कविता इतनी ढेर सारी और इतना बड़ा सम्मान मिलना, ये बड़े गौरव का बात है कि देवकरण से देवकरण मनमोजी बनना, देव मनमोजी बन जाना। अच्छा, हम ये बताते चले, इन्होंने अनेकों मंच और सैकड़ों मंच साझा किए हैं और हम इतनी प्रतिभाओं के कवि से रूबरू हुए हैं। उन्होंने भी अपना गुरु जो बताया वो देव मनमोजी जी को बताया। आज हम उसी गुरु से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो देव मनमोजी, कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आपका स्वागत है। अच्छा, हम ये जानेंगे, ये जो सफर था आपका, ये कैसे कैसे कहाँ से शुरू हुआ? जब आपकी उम्र कितनी थी लगभग जो शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो बिल्कुल जिस समय में पढ़ता था जी, 9वीं 10वीं क्लास में था जी, तब कुमार साहब थे, उनके आशीर्वाद से वही सुन लेते थे मैं जो कुछ लिखता था। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। तब से फिर मैं धीरे धीरे लिखता रहा और इंटर क्लास तक पहुँचते मंच भी साझा करने शुरू कर दिए 4 पास के। अच्छा, ये जो कुंवर साहब थे, आपकी रचनाओं से कब प्रभावित हुए कि भाई यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है? मेरे कैसे? मतलब ये कि उनसे प्रभावित थे। नाटक में जो मैं रोल करता था। अच्छा, आप जो हाँ, हीरो होता था मैं हर नाटक में। तो मतलब ये कि वहीं वो बीच में कोई कहीं डायलॉग लिखने या कहीं कुछ कविता के रूप में मैं अपने आप ही मेरे ये दोहा सुना दें यहाँ तो जी, हाँ तो सुना, किस तरीके से सुनाएगा, मैंने उनको सब सुनाया। अरे बोली बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, लिख। इस तरीके से मैंने बीच में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, हम ये बताते चलें कि पहले जो एक प्रतिभा का जो छांट होती थी, एक जो पहचाना जाता था, वो एक नाटक के माध्यम से पहचाना जाता था। क्योंकि कॉलेज और कॉलेजों में ज्यादातर नाटक की प्रतियोगिताएं होती रहती थी। हाँ। तो उसके माध्यम से प्रतिभा को पहचाना जाता था। उसी में से मनमोजी जी को भी एक पहचाना गया, कुंवर साहब ने उनको पहचाना और रचनाएं सुनी उनकी। अच्छा, वो जो रचना थी जो पहली आपने सुनाई थी, वो कौन थी जी? चलो, कौन सी थी? जब आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा, थोड़ा सा उम्र के हिसाब से याददाश्त के बाबूजी के थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको चैनल के माध्यम से उनकी उस प्राथमिक रचना के बारे में रचना को सुनवा सकें। तो बाबूजी कुछ सुनाया आप जो उसके बाद का हो। मैंने वतन के लिए 4 पंक्तियां लिखी। जी, बताएं सुनाएं। मेरी मुस्कान है मेरा प्यारा वतन, मेरी मुस्कान है मेरा प्यारा वतन, मेरी पहचान है मेरा प्यारा वतन, ये मेरी जान है मेरा ईमान है, ये मेरी जान है मेरा ईमान है, मेरा भगवान है मेरा प्यारा वतन। और अच्छा, देव मनमोजी जी व्यंग रस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। जो व्यंग रस होता है काफी कठिन रस हो रहा। इस रस के बारे में, इस रस के लिए कविता पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको इन्होंने उसी व्यंग को चुना और उसी के लिए कविताएं लिखते रहे। बाबूजी, एक आप जैसे होता होगा मंच में, आप जब उम्र हो गई, आप मंच पर पहुंचे, वो कौन सी कविता थी जो मंच पर पहुंचे आप पढ़ी आपने? कोई सी सुना दीजिए आप, जो मंच पर, अन्य मंच पर सुनाई हो। कवि के बारे में बताना, हम ये समझते हैं कि कवि वो होता है जो अपनी रचना, अपने भाव, जो क्षेत्र से गुजरता है या उसके आसपास से जो गुजरा हुआ माहौल हो, उसके बारे में उसको अपनी कविताओं में रचता है और फिर वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। उसी को कवि कहा जाता है। बहुत सुनाइए कुछ। 4 पंक्ति हाँ, सुनाइए आप 4 पंक्ति। पट्टा न लगे वीरो तिरंगे की शान को, सीमा पुकारती है तुम्हें रक्तदान को, शत्रु कोई हो देश का जीवित न छोड़ना, सौगंध माँ के दूध की है हर जवान। ये और 4 पंक्तियां और सुनिए। जी। आशा ही जीवन की संजीवन बूटी है, वहीं पर टूटता जीवन जहां पर आश टूटी है, जी। निराशा से न बैठो हार कर, इस भेद को समझो, जहां से साख टूटी है वहीं से साख टूटी। ये जो अर्थ हैं, इसके जो अर्थ हैं कविताओं के, वो वतन के लिए हैं।
वतन पे जो जाबाज अपने जान निछावर कर देते हैं, उनके लिए पंक्तियां लिखी गई हैं। हर आदमी किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है, जी, तो मैंने 4 पंक्तियां इस बात के लिए लिखी है। लिखी, बताए, पढ़िए। हर प्रश्न का उत्तर है, अध्ययन की जरूरत है। जी, हर प्रश्न का उत्तर है, अध्ययन की जरूरत है। अमृत के लिए सागर मंथन की जरूरत है। असह्य हालात, असह्य परिस्थितियों को बदलने के वास्ते, असह्य परिस्थितियों को बदलने के वास्ते चिंता से अधिक यारो चिंतन की जरूरत है। चिंता से अधिक यारो। अच्छा जी बाबूजी, आप जब उस दौरान कविताएं पढ़ते थे और कविताओं का दौर था, वो कभी ऐसा भी हुआ करता था कि घर से माता पिता ये कहते हो, बेटा हम तुझे स्कूल पढ़ने भेज रहे हैं और तू ये किस काम में चला गया यार, पढ़ना, ऐसा भी कभी हुआ था? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो खूब उनकी तरफ से आशीर्वाद मिला। अच्छा, एक उसके बाद जब आप मंच से आया करते थे, आपकी शादी भी, आप कवि थे जब भी आपकी शादी हुई, कभी ऐसा रहा हो जैसे पत्नी ने कहा हो, अजी आप इतनी देर से क्यों आते हैं? कभी नहीं, पत्नी भी खुश होती थी। मुझे ऐसा किसी ने भी कोई अड़चन पैदा नहीं की। अच्छा, जो बड़ी बात है कि परिवार का, और यहाँ या और पास क्या होता तो पत्नी सुनने भी जाती थी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो होता है कि कहते हैं भाई कि कभी ड्राइवर होता है, कोई होता है कि मैं भी बैठूंगे कि कैसे चलाते हैं, तो वही ऐसा हुआ था। वो पत्नी भी जाया करती थी, वो सुनती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी मंच पर जाते हैं और हुटिंग बाजी, हंसी उड़ाते हो, लेकिन मंच से पत्नी को भी एक मिलता था, वाहवाही मिलती थी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज आपको ऐसी प्रतिभा से रूबरू करा रहे हैं जो वाकई में आप बहुत शानदार प्रतिभा। अच्छा, ये बताइए कि देव करण से देव मनमोजी का सफर जो था, ये मनमोजी ही शब्द आपने क्यों चुना? ये कहा जाता है कि बताता एक छंद लिखा है मैंने। जी जी जी। मन की मंदाकिनी में मौज जो मरोरा मारे, मन की मंदाकिनी में मौज जो मरोरा मारे, मस्ती में मन मोर मोर बन जावे है। कागज पे कर की कलम हु की लोल करे, कागज पे कर की कलम हु की लोल करे, कल्पना की कोयल कुहुक कूक जावे है। हास सो हंसाए संधान करे व्यंगवान, हास सो हंसाए संधान करे व्यंगवान, वेदना को वाणी बार बार करिवावे हैं। और मन के हैं मौजी हम, मौजी है हमारा मन, मन मौजी यही सो तो गीत, यही सो तो मीत कहलावे हैं। ये मनमोजी का अर्थ भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आपको बता दिया, किस कारण इनका देव मनमोजी रखा गया। अच्छा बाबूजी, एक ये जो आप मंच पर जाया करते थे और लोग कहा करते थे मनमोजी जी वो वाली कविता सुनाइए, वो वाली सुनाइए, वो कौन सी प्रसिद्ध थी आपकी ऐसी जो बार बार सुनी जाती थी मंच से? चलिए, वैसे पत्नी प्रेम की बात कर रहे थे, मैं जरा उसे सुना दूं। अच्छा सुनाइए, आप सुनाइए। बाबूजी एक ऐसी कविता सुनाने चाह रहे हैं जो एक मंच से सुनाया करते थे और पत्नी सामने बैठी हुई हुआ करती थी, और हास्य में उसको प्रेम के भाव प्रकट करना, वो मंच से ये आप बाबूजी सुना रहे हैं उन कविताओं के माध्यम से। बाबूजी सुनाइए। प्यार के मामले में हमारे एक मित्र बड़े खुशकिस्मती हैं जी, अपनी पत्नी के बड़े लाडले पति हैं जी। एक बार उनकी पत्नी मायके गई थी जी, अभी कुछ 4 दिन पीहर रही थी जी, कि एक दिन टेलीफोन घनघनाया, पत्नी सख्त बीमार थी, समाचार आया, पति ने करीना आवार, झट से हो तैयार, जा पहुंचे ससुराल, देखा पत्नी का हाल, सुर्ख चेहरा पीला पड़ गया था, रोग जो भी था मगर वो अड़ गया था। पति को देखते ही पत्नी बिलखने लगी, मन में दबी हुई पीड़ा छलकने लगी, कहने लगी कि हाय मैं अब न बचूंगी, 2 घड़ी के बाद ही दुनिया तजूंगी, मेरे बाद कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, कौन दर्द बांटेगा, कौन प्यार करेगा। यह सुनकर मित्र की आंखों में आ गए आंसू, धड़कने लगा दिल, उछलने लगी पांसू। मित्र ने कहा रोकर, मेरी जान तुम्हें खोकर कैसे मैं जी पाऊंगा, भरी जवानी में रणुआ हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मंच से हंसाना जो सामने वाले श्रोता होते हैं, बड़ा कठिन है, मेरी पहचान है, बड़ा कठिन है उनको। सुनकर पति की बात पत्नी का कांप गया गात, बेचारी घबराकर बोली, रोते बिलखते जुबान खोली, भगवान कभी वो दिन न दिखाए,
कि जवानी में तुमको रणुआ बनाए, तुम्हारे सभी दुख मेरे नाम कर दे, तुम्हें रणुआ ना करे, मुझे रण कर दे। अच्छा, ये मंच पे बहुत बड़ी बात होती है अगर मंच पे पति पत्नी का और नेता और पुलिस का जिक्र ना हो, कभी इससे कभी परे नहीं जाता। इस बारे में तो उसको पढ़नी ही पढ़नी। अच्छा, मैं एक बार और हम बता दें कि इन्होंने एक पत्नी के नाम अपनी पत्नी पचासा लिखी है, जो कि देव मनमोजी के नाम से है। और काफी उपलब्धि की बात है कि किसी कवि की रचना प्रकट होना, और वो भी एक बुक के माध्यम से। दूसरी है इनकी पापियों के पाप के नाम से, पापा है, सॉरी, पापियों के पापा जो लिखा है इन्होंने, उसमें भी बड़ी व्यंग लिखे हैं, बहुत शानदार व्यंग है और जो आसानी से बुक सेलरों पे उपलब्ध भी है। अच्छा, ये जो आपने जो बाहर कविता पढ़ी थी, वो कहाँ पढ़ी थी, जो काफी चर्चित रही पढ़ी कविता? नहीं, जहाँ तक चर्चित की बात है, किसी जगह थोड़ा 1921 बात गुजरी है, वरना चर्चित तो मैं वाली दुआ हर जगह, संचालन भी ज्यादातर मैं ही करता था। ये बड़ी बात है कि किसी भी मंच पर अगर कवि सम्मेलन हो और वहाँ देव मनमोजी जी हों और संचालन ना हो, ये भी नहीं होता था, क्योंकि एक अपने आप में ही पहले ही प्रकट हो जाया करता था कि देव मनमोहन जी ही संचालन करेंगे। क्योंकि संचालन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कवि को उसके बारे में बताना दो श्रोताओं को तो बड़ी बात है। और आदमी को बंदर की औलाद कहा जाता है जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बंदर की औलाद सही भले ही, लेकिन वो कुत्ते क्यों अपने आदर्श मानता है। अच्छा, तो कैसे, देखिए बताइए। गुर्राना, भौंकना, काटना, चीरना, फाड़ना, चाटना, कुत्तों के सारे चलन जानता है। आदमी औलाद बंदर की सही, जीवन का आदर्श कुत्ते को मानता है। जी, आदमी औलाद बंदर की सही, जीवन का आदर्श कुत्ते को मानता है। आज हमारे साथ कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, शायद हमने भी नहीं सोचा था और आपने भी नहीं सोचा होगा कि देवकरण जी से देव मनमोजी कब बन गए, ये कुछ पता नहीं लगा। लेकिन कविता इतनी ढेर सारी और इतना बड़ा सम्मान मिलना, ये बड़े गौरव का बात है कि देवकरण से देवकरण मनमोजी बनना, देव मनमोजी बन जाना। अच्छा, हम ये बताते चले, इन्होंने अनेकों मंच और सैकड़ों मंच साझा किए हैं और हम इतनी प्रतिभाओं के कवि से रूबरू हुए हैं। उन्होंने भी अपना गुरु जो बताया वो देव मनमोजी जी को बताया। आज हम उसी गुरु से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो देव मनमोजी, कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आपका स्वागत है। अच्छा, हम ये जानेंगे ये जो सफर था आपका, ये कैसे कैसे कहाँ से शुरू हुआ? जब आपकी उम्र कितनी थी लगभग जो शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो बिल्कुल जिस समय में पढ़ता था जी, 9वीं 10वीं क्लास में था जी, तब कुमार साहब थे, उनके आशीर्वाद से वही सुन लेते थे मैं जो कुछ लिखता था। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। तब से फिर मैं धीरे धीरे लिखता रहा और इंटर क्लास तक पहुँचते पहुँचते मंच भी साझा करने शुरू कर दिए, 4 पास के। अच्छा, ये जो कुंवर साहब थे, आपकी रचनाओं से कब प्रभावित हुए कि भाई यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है? मेरे मतलब ये कि उनसे प्रभावित थे। नाटक में जो मैं रोल करता था। अच्छा, आप जो, हाँ, हीरो होता था मैं हर नाटक में। तो मतलब ये कि वहीं वो बीच में कोई कहीं डायलॉग लिखने या कहीं कुछ कविता के रूप में मैं अपने आप ही, मैंने ये दोहा सुना था यहाँ तो जी, कि हाँ तो सुना, किस तरीके से सुनाएगा, मैंने उनको सब सुनाया। अरे बोली बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश लिख। इस तरीके से मैंने बीच में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, हम ये बताते चले कि पहले जो एक प्रतिभा का जो छांट होती थी, एक जो पहचाना जाता था, वो एक नाटक के माध्यम से पहचाना जाता था। क्योंकि कॉलेज और कॉलेजों में ज्यादातर नाटक की प्रतियोगिताएं होती रहती थी। हाँ। तो उसके माध्यम से प्रतिभा को पहचाना जाता था। उसी में से मनमोजी जी को भी एक पहचाना गया, कुंवर साहब ने उनको पहचाना और रचनाएं सुनी उनकी। अच्छा, वो जो रचना थी जो पहली आपने सुनाई थी, वो कौन थी जी? चलो, कौन सी थी? जब आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा, थोड़ा सा उम्र के हिसाब से याददाश्त के बाबूजी के थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको चैनल के माध्यम से उनकी उस प्राथमिक रचना के बारे में रचना को सुनवा सकें। तो बाबूजी कुछ सुनाया आप जो उसके बाद का हो। मैंने वतन के लिए 4 पंक्तियां लिखी। जी, बताएं सुनाएं।
मेरी मुस्कान है मेरा प्यारा वतन, मेरी मुस्कान है मेरा प्यारा वतन, मेरी पहचान है मेरा प्यारा वतन, ये मेरी जान है मेरा ईमान है, ये मेरी जान है मेरा ईमान है, मेरा भगवान है मेरा प्यारा वतन। और अच्छा, देव मनमोजी जी व्यंग रस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। जो व्यंग रस होता है काफी कठिन रस हो रहा, इस रस के बारे में, इस रस के लिए कविता पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको इन्होंने उसी व्यंग को चुना और उसी के लिए कविताएं लिखते रहे। बाबूजी, एक आप जैसे होता होगा मंच में, आप जब उम्र हो गई, आप मंच पर पहुंचे, वो कौन सी कविता थी जो मंच पर पहुंचे आप पढ़ी आपने? कोई सी सुना दीजिए आप, जो मंच पर, अन्य मंच पर सुनाई हो। कवि के बारे में बताना, हम ये समझते हैं कि कवि वो होता है जो अपनी रचना, अपने भाव, जो क्षेत्र से गुजरता है या उसके आसपास से जो गुजरा हुआ माहौल हो उसके बारे में, उसको अपनी कविताओं में रचता है और फिर वो आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसी को कवि कहा जाता है। बहुत सुनाइए कुछ। 4 पंक्ति हाँ सुनाइए आप 4 पंक्ति। पट्टा न लगे वीरो तिरंगे की शान को, सीमा पुकारती है तुम्हें रक्तदान को, शत्रु कोई हो देश का जीवित न छोड़ना, सौगंध माँ के दूध की है हर जवान। ये और 4 पंक्तियां और सुनिए। जी जी। आशा ही जीवन की संजीवन बूटी है, वहीं पर टूटता जीवन जहां पर आश टूटी है, जी। निराशा से न बैठो हार कर, इस भेद को समझो, जहां से साख टूटी है वहीं से साख टूटी। ये जो अर्थ हैं, इसके जो अर्थ हैं कविताओं के, वो वतन के लिए हैं। वतन पे जो जाबाज अपने जान निछावर कर देते हैं, उनके लिए पंक्तियां लिखी गई हैं। हर आदमी किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है जी। तो मैंने 4 पंक्तियां इस बात के लिए लिखी है। लिखी, बताए, पढ़िए। हर प्रश्न का उत्तर है, अध्ययन की जरूरत है। जी। हर प्रश्न का उत्तर है, अध्ययन की जरूरत है, अमृत के लिए सागर मंथन की जरूरत है, असह हालात, असह परिस्थितियों को बदलने के वास्ते, असह परिस्थितियों को बदलने के वास्ते चिंता से अधिक यारो चिंतन की जरूरत है, चिंता से अधिक यारो। अच्छा जी बाबूजी, आप जब उस दौरान कविताएं पढ़ते थे और कविताओं का दौर था, वो कभी ऐसा भी हुआ करता था कि घर से माता पिता ये कहते हो बेटा हम तुझे स्कूल पढ़ने भेज रहे हैं और तू ये किस काम में चला गया यार, पढ़ना, ऐसा भी कभी हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो खूब उनकी तरफ से आशीर्वाद मिला। अच्छा, एक उसके बाद जब आप मंच से आया करते थे, आपकी शादी भी, आप कवि थे जब आपकी शादी हुई, कभी ऐसा रहा हो जैसे पत्नी ने कहा हो अजी आप इतनी देर से क्यों आते हैं? कभी नहीं, पत्नी भी खुश होती थी, मुझे ऐसा किसी ने भी कोई अड़चन पैदा नहीं की। अच्छा, ये बड़ी बात है कि परिवार का, और यहाँ या और पास क्या होता तो पत्नी सुनने भी जाती थी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो होता है कि कहते हैं भाई कि कभी ड्राइवर होता है, कोई होता है कि मैं भी बैठूंगे कि कैसे चलाते हैं, तो वही ऐसा हुआ था वो पत्नी भी जाया करती थी, वो सुनती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी मंच पर जाते हैं और हुटिंग बाजी हंसी उड़ाते हो, लेकिन मंच से पत्नी को भी एक मिलता था, वाहवाही मिलती थी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज आपको ऐसी प्रतिभा से रूबरू करा रहे हैं जो वाकई में आप बहुत शानदार प्रतिभा। अच्छा, ये बताइए कि देव करण से देव मनमोजी का सफर जो था, ये मनमोजी ही शब्द आपने क्यों चुना? ये कहा जाता है कि बताता एक छंद लिखा है मैंने। जी जी जी। मन की मंदाकिनी में मौज जो मरोरा मारे, मन की मंदाकिनी में मौज जो मरोरा मारे, मस्ती में मन मोर मोर बन जावे है, कागज पे कर की कलम हु की लोल करे, कागज पे कर की कलम हु की लोल करे, कल्पना की कोयल कुहुक कूक जावे है, हास सो हंसाए संधान करे व्यंगवान, हास सो हंसाए संधान करे व्यंगवान, वेदना को वाणी बार बार करिवावे हैं, और मन के हैं मौजी हम
मौजी है हमारा मन, मन मौजी यही सो तो गीत, यही सो तो मीत कहलावे है। ये मनमोजी का अर्थ भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आपको बता दिया किस कारण इनका देव मनमोजी रखा गया। अच्छा बाबूजी, एक ये जो आप मंच पर जाया करते थे और लोग कहा करते थे मनमोजी जी वो वाली कविता सुनाइए, वो वाली सुनाइए, वो कौन सी प्रसिद्ध थी आपकी ऐसी जो बार बार सुनी जाती थी मंच से? चलिए, वैसे पत्नी प्रेम की बात कर रहे थे, मैं जरा उसे सुना दूं? अच्छा सुनाइए, आप सुनाइए। बाबूजी एक ऐसी कविता सुनाने चाह रहे हैं जो एक मंच से सुनाया करते थे और पत्नी सामने बैठी हुई हुआ करती थी और हास्य में उसको प्रेम के भाव प्रकट करना, वो मंच से ये आप बाबूजी सुना रहे हैं उन कविताओं के माध्यम से। बाबूजी सुनाइए। प्यार के मामले में हमारे एक मित्र बड़े खुशकिस्मती हैं जी, अपनी पत्नी के बड़े लाडले पति हैं जी। एक बार उनकी पत्नी मायके गई थी जी, अभी कुछ 4 दिन पीहर रही थी जी, कि एक दिन टेलीफोन घनघनाया, पत्नी सख्त बीमार थी, समाचार आया, पति ने करी ना आवार, झट से हो तैयार, जा पहुंचे ससुराल, देखा पत्नी का हाल, सुर्ख चेहरा पीला पड़ गया था, रोग जो भी था मगर वो अड़ गया था। पति को देखते ही पत्नी बिलखने लगी, मन में दबी हुई पीड़ा छलकने लगी, कहने लगी कि हाय मैं अब न बचूंगी, 2 घड़ी के बाद ही दुनिया तजूंगी, मेरे बाद कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, कौन दर्द बांटेगा, कौन प्यार करेगा। यह सुनकर मित्र की आंखों में आ गए आंसू, धड़कने लगा दिल, उछलने लगी पांसू। मित्र ने कहा रोकर, मेरी जान तुम्हें खोकर कैसे मैं जी पाऊंगा, भरी जवानी में रणुआ हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मंच से हंसाना जो सामने वाले श्रोता होते हैं बड़ा कठिन है, मेरी पहचान बड़ा कठिन है उनको। सुनकर पति की बात पत्नी का कांप गया गात, बेचारी घबराकर बोली, रोते बिलखते जुबान खोली, भगवान कभी वो दिन न दिखाए कि जवानी में तुमको रणुआ बनाए, तुम्हारे सभी दुख मेरे नाम कर दे, तुम्हें रणुआ न करे, मुझे रण कर दे। अच्छा, ये मंच पे बहुत बड़ी बात होती है अगर मंच पे पति पत्नी का और नेता और पुलिस का जिक्र ना हो, कभी इससे कभी परे नहीं जाता, इस बारे में तो उसको पढ़ना ही पड़ना। अच्छा, मैं एक बार और हम बता दें कि इन्होंने एक पत्नी के नाम अपनी पत्नी पचासा लिखी है जो कि देव मनमोजी के नाम से है, और काफी उपलब्धि की बात है कि किसी कवि की रचना प्रकट होना, और वो भी एक बुक के माध्यम से। दूसरी है इनकी पापियों के पाप के नाम से, पापियों के पापा जो लिखा है इन्होंने, उसमें बड़ी व्यंग लिखे हैं, बहुत शानदार व्यंग है और जो आसानी से बुक सेलरों पे उपलब्ध भी है। अच्छा, ये जो आपने जो बाहर कविता पढ़ी थी वो कहाँ पढ़ी थी जो काफी चर्चित रही पढ़ी कविता? नहीं, जहाँ तक चर्चित की बात है, किसी जगह थोड़ा 19 बात गुजरी है, वरना चर्चित तो मैं वाली दुआ हर जगह, संचालन भी ज्यादातर मैं ही करता था। ये बड़ी बात है कि किसी भी मंच पर अगर कवि सम्मेलन हो और वहाँ देव मनमोजी जी हों और संचालन ना हो, ये भी नहीं होता था, क्योंकि एक अपने आप में ही पहले ही प्रकट हो जाया करता था कि देव मनमोहन जी ही संचालन करेंगे, क्योंकि संचालन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कवि को उसके बारे में बताना दो श्रोताओं को तो बड़ी बात है। और आदमी को बंदर की औलाद कहा जाता है जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बंदर की औलाद सही भले ही, लेकिन वो कुत्ते क्यों अपने आदर्श मानता है? अच्छा, तो कैसे? देखिए, बताइए। गुर्राना, भौंकना, काटना, चीरना, फाड़ना, चाटना, कुत्तों के सारे चलन जानता है। आदमी औलाद बंदर की सही, जीवन का आदर्श कुत्ते को मानता है। जी, आदमी औलाद बंदर की सही, जीवन का आदर्श कुत्ते को मानता है। कितनी समानता है कुत्ते और आदमी में, शारीरिक बनावट पर मत जाइए। ही है जो कुछ भी कह सकता है, नहीं, क्योंकि कभी मंच से राजनेता हो, फिल्म अभिनेता हो, दर्शक हो, ये कुछ भी हो, वो अपने व्यंग से इतना प्रभावित कर देता है कि वो केवल हंसने के अलावा उसको कुछ रहता नहीं है वहाँ। अच्छा, तो अब हम चाहेंगे जो आपकी आने वाली ये जो आपने लिखी है वो आखिरी कविता कौन सी है जो प्रकाशित होगी, जो लास्ट है? हाँ, लास्ट सी समझ लो। जी जी, आज महंगाई के रोना बहुत जाते हैं। जी जी जी, महंगाई के बारे में एक कविता के माध्यम से कविता लिखी है, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि आज से मंदा कभी नहीं। जी, देखिए,
एक मित्र ने चिंता जताई, मनमोजी भाई महंगाई दिन दूनी बढ़ रही है, ये ससुरी सरकार क्या कर रही है? आटा हो, दाल हो, तेल हो या चीनी, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो कि पानी, हर चीज का भाव आसमान छुआ जाता है। गरीब का जीना दूभर हुआ जाता है। तुम तो कवि हो, पैनी नजर रखते हो, बोलो महंगाई के मामले में क्या कहते हो? मैंने कहा मित्र, देश का चित्र गलत बना रहे हो। घोर मंदी को तुम महंगाई बता रहे हो? जरा आंखें खोलो मेरे भाई, फिर बताओ कहाँ है महंगाई? काले धन का वजन हर रोज बढ़ रहा है जी। काले धन का वजन हर रोज बढ़ रहा है। घाटे के बजट से ये देश चल रहा है। बड़े से बड़ा ऑफिस थोड़ी सी रिश्वत में बिक जाता है। बड़े से बड़ा ऑफिस थोड़ी रिश्वत में बिक जाता है। ऊंचे से ऊंचा अधिकारी थोड़ी पूजा से झुक जाता है। सिर्फ सत्ता के लिए सिद्धांत बदल जाते हैं। पदवियां पाने को आदर्श पिघल जाते हैं। मूल्यों में गिरावट तो साफ नजर आती है। थोड़े दहेज के लिए दुल्हन जलाई जाती है। थोड़े दहेज के लिए दुल्हन जलाई जाती है। धर्म और ईमान के रेट बहुत सस्ते हैं। शर्म और फर्ज तो अब 2 टकों में बिकते हैं। खून के रिश्ते और दिलों के संबंध, 2 गज जमीन पर टूटते हुए अनुबंध, 2 गज जमीन पर टूटते हुए अनुबंध, चंद सिक्कों में नारी की असमत बिक जाती है। तोले भर सोने में मोहब्बत बिक जाती है। मुट्ठी भर नोटों में यारी खरीद सकते हो, कौड़ियों के मोल वफादारी खरीद सकते हो। एक बाप अपने कर्ज से मुक्ति पा लेता है। सुकुमार बेटी का हाथ अधेड़ को थमा देता है। वासना पूर्ति को एक माँ मातृत्व की बलि चढ़ा देती है। सबसे 6 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग भाग लेती है। आदमी की जान की कीमत कभी तोली है दोस्त? चाकू का एक वार या बंदूक की गोली है दोस्त? तुमने अखबार में पढ़ा होगा, किसी से जिक्र तो सुना होगा, एक शराबी ने शराब इस तरह जुटाई है, हर एक बोतल पे उसकी बेटी ने आबरू गंवाई है। आप कहते हैं मेरे देश में महंगाई है। आप कहते हैं मेरे देश ये महंगाई के मुद्दे पर बड़े छंद सुनाए, बहुत शानदार छंद थे जिससे लोग प्रभावित हुए। आज कार्यक्रम प्रतिभा के समाज में आज हमारे साथ थे देव मनमोजी जी। इसी श्रृंखला में कल एक और प्रतिभा से हम रूबरू कराएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे इसी श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते रहें और एक प्रतिभा से आपको प्रतिदिन रूबरू कराते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। 1 मिनट, मैं एक नेता के बारे में और सुना देना चाहता हूँ बस। जी सुनाइए। क्योंकि नेताओं का दुनिया भर की बात चलती है, मैंने नेताओं के बारे में कुछ कहा ही नहीं। जी जी। देश के एक नेता, जनता जनार्दन के प्रणेता, सूखाग्रस्त क्षेत्र के दौरे से वापस आए। जी। सूखाग्रस्त क्षेत्र के दौरे से वापस आए। सेवक ने जूते उतारे और चरण दबाए और बोला, हुजूर विस्की लाऊं? मीठी पियेंगे या पानी मिलाऊं? नेताजी नाहर से गुर्राए। सेवक को 2 चांटे कसके जमाए और बोले, अबे ओ कमीने, लोग हैं कि प्यासे मर रहे हैं, एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, और तू विस्की में पानी मिलाता है? और तू विस्की में पानी मिलाता है? हमें जनता से गद्दारी सिखाता है? हम नेता हैं, कान खोलकर सुन, हम नेता हैं, जनता के दुख से दुखी होकर जिएंगे, और जब तक लोग प्यासे हैं हम नीठी पिएंगे। किंतु हाँ, जरा ठहर, पहले एक गिलास तो भर, एक बात सोच लेने दे, एक राज को समझने दे। सूखाग्रस्त लोगों ने, चलते फिरते मुर्दों ने जब हमसे मुलाकात की, होठ सूखे थे मगर आंखों में बरसात थी। यही वो राज है जो हम समझ न पाए हैं। सूखा से सूखे हुए कंकाल पानी कहाँ छिपाए हैं, आखिर इनकी आंखों में आंसू कहाँ से आए? ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए एक जांच आयोग बिठाना है जी। इनकी आंखों का पानी नपवाना है। उसके बाद हम अपना वादा निभाएंगे, सूखे की समस्या को सुलझाएंगे, आंसुओं की एक नहर बनवाएंगे। विस्की में पानी नहीं बेवकूफ, लोगों के आंसू मिलाएंगे, लोगों के आंसू मिलाएंगे। ये कवि है, ये कवि जो हर किसी पे व्यंग कर सकता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या श्रोता हो, और केवल श्रोता को, सामने वाले को हंसने के अलावा कुछ नहीं रहता, चाहे वो कुछ भी सुनाए, और वो मंच से जानता भी है कि श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। एक पुलिस वाले को कहना चाहता था, तो चलिए बस आपको कहिए। थोड़ा सा वो लगेगा, नहीं अगर आप नहीं कहिए, कोई नहीं, आज जनता सुनना चाहती है आपको। एक पुलिस वाले ने एक शराबी को रोका, हाथ के डंडे से छाती को ठोका और बोला, क्यों बे, बाजार में ड्रामा करता है?
शराब पीकर हंगामा करता है, इज्जत का नहीं है ख्याल, ला एक अद्धे के पैसे निकाल। ला एक अद्धे से पैसे निकाल। शराबी भड़का, क्या कहा? अद्धे के पैसे? क्यों और कैसे? ऐसे मांगते हो तुम्हारा कर्ज हो जैसे। शर्म करो मुंशी जी, जाओ फूटो, कम से कम वर्दी पहनकर तो मत लूटो। यह सुनकर पुलिस वाला अपमान से जल उठा, डंडा उठाकर शराबी पर पिल उठा, फिर घसीट कर थाने ले आया। न जाने कान में क्या समझाया कि दरोगा जी गुर्राए, क्यों बे चोट के पुलिस को आंखें दिखाता है, अंजाम नजर नहीं आता है, ज्यादा चढ़ गई है क्या? मुंशी जी लाना तो मेरा ज्ञानचंद, लगता है इसका नशा उतारना पड़ेगा, हेकड़ी की जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। बोल किस तरह होश में आएगा, हवाई जहाज बना के उड़ाऊं या बिजली के झटके खाएगा? शराबी तिल मिलाया, लेकिन हुजूर मेरा कसूर, मैंने किया क्या है जो मुझे धमकाते हैं? अपने सिपाही को क्यों नहीं समझाते हैं? ये मुझसे अद्धे के पैसे मांग रहा था, मेरी इज्जत को चौराहे पर टांग रहा था। दरोगा जी मुस्काए, भूतनी के लगता है खानदानी पागल है। भूतनी के लगता है खानदानी पागल है, स्वार्थी संसार में सिद्धांतों का कायल है। थोड़ी भी अकल होती तो अद्धे के पैसे दे देता, पुलिस वालों से पंगा नहीं लेता। लेकिन तू ठहरा शराबी, तुझे सही गलत अच्छा बुरा कहाँ सूझता है? तेरा ये कसूर कम है कि तू हमसे कसूर पूछता है? जी। तेरा ये कसूर कम है कि तू हमसे कसूर पूछता है? होश में आ जा मुर्गी के, वरना पछताएगा। थाने से घर नहीं, सीधा जेल खाने जाएगा। हाँ, अगर बचना चाहता है तो हेकड़ी छोड़, समझौते की बात कर, तंदूर में भुने हुए मुर्गे की बात कर, अद्धे के नहीं प्यारे, हमसे तो बोतल की बात कर। ये अभी किसी को भी शायद हमारे कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में कभी गणदेव मनमोजी जी ने छोड़ा भी नहीं है, तो हम ये चाहेंगे, हम इसी प्रतिभा को आपसे एक और बार रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।